हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खाना कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा क्या चल रहा था, द्विघात समीकरण चल रहा था और 4.3 चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण का चल रहा था। कौन सा चल रहा था? 4.3। तो 4.3 के हमारे शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल चल रहे थे और हमारे उसमें के 4 सवाल अभी बाकी हैं, आज उनको करवा देंगे तो आपका 4.3 समाप्त हो जाएगा। फिर कल हमारा क्या चलेगा बच्चों? 4.4। और 4.4 चैप्टर जैसे ही समाप्त होता है आपका द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप डाल लीजिए यहाँ पर क्या, 4.3। ये आपके इसमें कभी 4 सवाल बाकी है, ठीक है ना। तो आज कल हमने करवा दिया था आपके शब्द संबंधित समस्या वाले सवाल 7 तक करा दिए थे। आज आपके 4 सवाल और बाकी हैं, उनको करवा देंगे तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बच्चा कह रहा है आपका कि एक रेलगाड़ी जो है ना, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चाल क्या है? स्पीड सेम है, न बढ़ रही न घट रही है। एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करी, ठीक है ना। ये 360 किलोमीटर की दूरी है बच्चों। और एक रेलगाड़ी क्या कर रही है इसको, अगर यहां से रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी बना लेना जैसे भी हो, यहाँ से अगर रेलगाड़ी चल रही है तो 360 किलोमीटर की दूरी वो तय करती है। स्पीड चाल क्या है? समान है। यहाँ से यहाँ तक की उसको दूरी तय करने में जो उसकी चाल है ना, वो समान है, ना बढ़ रही ना घट रही है, उसमें दे रखा है। और क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तब उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। कह रहे कि जब उसकी चाल पहले क्या थी, देखो हमसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, अब चाल तो हमें पता नहीं कि कितनी है, कह रहा है कि एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। हमने क्या बोला, जब हमें कुछ भी ना दिया हो हम अज्ञात राशि मान लेते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है, और इन्हीं अज्ञात राशियों का मान निकालते हैं। तो हमें इसकी चाल तो पता नहीं। कंडीशन क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, अधिक होती। पहले तो नॉर्मल इससे चल रहा था, पता नहीं किससे चल रहा था। अब जो पहले चाल थी ना, उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा को तय करने पे, दूरी समान है, उसी दूरी को तय करने पे उसको 1 घंटा कम समय लगता है। कितना लगता है? 1 घंटा कम समय। हमसे क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की चाल बता दो। क्या पूछ रहा है? चाल। अच्छा चलो बच्चों, तो हम क्या, रेलगाड़ी की चाल तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल, क्या कर लेंगे बच्चों, मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल है कितना बच्चों, एक्स। कितना मान लोगे, माना रेलगाड़ी की चाल बच्चों एक्स। कितना बच्चों, एक्स। अब कह रहे हैं कि जब उसकी चाल हमें पता लग गई एक्स, और दूरी कितना तय करता है बच्चों, दूरी वो जाता है 360। और 360 किलोमीटर की जो बच्चों ये दूरी तय करता है ना, वो एक्स चाल से चलता है। मतलब चाल एक्स से ना कम हो रही ना ज्यादा, यही एक समान चाल से वो तय करता है। तो बच्चों ये बता दो समय कितना लगेगा, तो कहोगे चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे समय। तो हमें क्या, समय अगर पूछेंगे तो समय को इधर ला दो। देखो बच्चों, समय इधर आएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है बच्चों, ये कितना आ जाएगा बच्चों, दूरी बच्चों है 360, समय कितना है, चाल कितनी है एक्स। ठीक है ना, ये हो गया आपकी पहली शर्त। ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या लिखोगे, द्वितीय शर्त। दूसरी शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्त अनुसार, ये तो पहली शर्त थी। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों, कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, पहले जब इसकी चाल एक्स थी तब इतनी दूरी तय करने पे उसको कितना समय लगता था, इतना समय लगता था। ठीक है। अब द्वितीय शर्त क्या है, कि यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। हमने कल कल वाले वीडियो में बताया था, अधिक का मतलब जोड़ होता है, अधिक
कुल, कुल मिलाकर, योग, इनका सबका मतलब क्या होता है? जोड़। तो कह रहा है कि उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक, अधिक मतलब इस पे जोड़ना है जो हमारी पहले वाली चाल थी। तो पहले वाली चाल से कितना अधिक है? देखो हमसे कह रहा है यदि उसकी चाल जो पहले वाली चाल से उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो? अधिक होगी। तो जो नई चाल हमारी कितना हो जाएगी बच्चों? जब 5 किलोमीटर घंटा अधिक होती तो नई चाल क्या हो जाएगी बच्चों? नई चाल x में 5 जोड़ दो, क्योंकि ये पहले वाली चाल से 5 अधिक है तो भैया पहले वाले में 5 जोड़ दोगे, क्योंकि अधिक का मतलब होता है जोड़, हमने कल बताया था। कल वाली वीडियो देखना जो लोग नहीं देखे होंगे। तो नई चाल कितनी हो जाएगी? x+5। कह रहे जब चाल उसकी 5 अधिक हो गई तो कह रहे कि उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। अभी क्या है? दूरी वही है। क्या कह रहा है? दूरी वही है लेकिन समय कम लगता है। देखो तो अब दूरी कितनी है? अभी भी कह रहे वही दूरी है, दूरी वही बच्चों। अब समय कितना लगेगा बच्चों? अब समय लगेगा, देखो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना बच्चों? 360। चाल कितनी है? x+5। ठीक है। अब ये नया समय हमें ये मिलेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, कहता है जब चाल बढ़ी तो समय क्या उसको एक, हाँ समय उसको 1 घंटा कम लगता है। अब इन्हीं में से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखना। जैसा सवाल कह रहे हैं ना, कह रहा है कोई एक रेलगाड़ी है, वो एक समान चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर की दूरी वो एक समान चाल से तय करती है। ये तो पहली शर्त हो गई। तो हमने देखा भैया कि जब दूरी को एक्स चाल से मान लिए, एक्स चाल, उससे पूछे कि भैया उसकी चाल बता दो, तो हमने मान लिए एक्स चाल थी और 360 किलोमीटर की दूरी को वो तय करने में इतना समय लेता है। भाई अगर कोई दूरी चलेगा तो समय तो कुछ लगेगा। समय हमने क्या निकाल लिया। अच्छा बच्चे आप लोग ये सोचेंगे सर जी इस समय को निकालने का मतलब क्या? क्योंकि बच्चों हमें जो सवाल दे रखा है वो समय के ही संदर्भ में दे रखा है, कि दूरी चाल के संदर्भ में नहीं दे रखा है। वो दे रहा है कि जब चाल उसकी 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं ना तो समय 1 घंटा कम कर लगता है। तो समय के संदर्भ में दे रखा है, इसीलिए हमने जो इक्वेशन ये बनाई ना वो समय के संदर्भ में बनाई है। क्योंकि अभी जब इस समीकरण को हम बैठाएंगे तो समय के संदर्भ में दे रखा है तो समय के ही संदर्भ में वो बैठे। चलिए इसीलिए हमने इसको समय के संदर्भ में निकाल रखा है। ठीक है। देखो करें कि अगर यही चाल को अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक बढ़ा देते हैं तो उसी तीरों को तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है ना। तो उसी दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगता है। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ जाती है ना तो समय 1 घंटा कम लगता है। समझ में आया? समझो ये बताओ जब चाल उसकी एक्स थी, सपोज करो उसको, आप ऐसा सपोज करो कि अगर कोई गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है तो उसे लगता है आप मान लो 20 घंटे। कितने लगते हैं? 20 घंटे। अगर उसकी चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा ना। आप सबको एक एग्जाम्पल, अगर 10 की स्पीड है तो भैया 20 घंटे लगता है। अगर हमने बोल दिया भैया 15 की स्पीड कर दो तो कितना लग जाएगा भैया? 10 घंटे लगेगा। हाँ, भैया चाल बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि भैया 15 करने पे कितना समय हमारा कम हुआ? तो आप कहोगे 10। 15 करने पे कितना समय हमारा कम हुआ? आप कहोगे 10 होगा। तो 10 ये आया क्या? मतलब ये हमने कहा जब 10 की चाल थी तो 20 समय का लगता है, 20 घंटा। और जब 15 की चाल हो गई, इधर अगर चाल हमने 5 बढ़ा दी भैया इधर क्या हुआ? समय कम हो गया। तो समय कितना कम हो गया? आप कहोगे 10। ये 10 आया कैसे? जब ऊपर वाले समय से नीचे वाले घटाओगे तभी तो 10 आया ना ये। तो वही चीज इसमें भी कह रहा है। क्या कह रहा है कि जब, देखो जब चाल 5 बढ़ी तो समय कितना लगा? 10 लगा। तो ये 10 आप कह रहे हैं कि जो 10 लगा ना, तो अब कह रहे हैं कि भैया सवाल में क्या कह रहे हैं कि 1 घंटे कम लगा, लेकिन यहाँ पर कितना घंटे कम लगा? देखो यहाँ पर 10 घंटे कम लगा। 10 घंटे कम। अच्छा ये 10 घंटे तुमने निकाला कैसे? घटा के। तो जब 10 घंटे कम लगा तुमने घटा के निकाला तो यहाँ पर भी 1 घंटा जो कम लगा तो घटा के निकालो। कैसे घटाओ? पहले वाले समय से दूसरे वाले को घटाओगे तभी तो एक क्वेश्चन मिलेगा 1 घंटे वाला कि 1 घंटा कम आया। देखो वही चीज में देखो समझ में आई होप आपको आ गया होगा, समझाने की हमने कोशिश की। ठीक है। अब हम जो समीकरण बताएंगे भैया 1 घंटा कम कैसे लगा होगा? पहली चाल जब थी तो समय ज्यादा लगा होगा,
जब चाल बढ़ी तो समय कम लगा होगा, और जो समय कम लगा है ना उसने दे रखा है कि जो आपका समय कम लगा है वो 1 घंटा कम लगा। तो 1 घंटा कैसे निकालोगे? जब पहली चाल से दूसरी चाल घटा दोगे तो तुम्हें जितना भी समय कम लगा वो निकल आएगा। समय बना दो भैया, 360 बटे एक्स, और दूसरा समय क्या है 360 बटे एक्स प्लस 5, और यही हमें कितना लगा 1 घंटा लगा। देखो यही बना ना। चलो एक मार्कर ले लेते हैं काला वाला, ठीक। देखो एक और ले लेते हैं वाला मार्कर, चलो ठीक है ना। अब देखो, अब हमारे क्वेश्चन क्या बन गया ये। अब इसको हम सरल कर लेंगे और जो भी आएगा हमारा मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको सरल कर लेंगे और जो भी आएगा हमारा मान आ जाएगा। चलो बच्चों उसको मिटा देते, ठीक है ना, यहाँ पर जगह कम है, आगे वाले से बताएंगे। अब ये सर आप देखो ये क्वेश्चन बन गया, हम इसको यहीं पे हल करेंगे, इसे हटा देंगे, ठीक है। ये आप देखो स्क्रीनशॉट एक बार इसका ले लो। सवालों को रटना नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग रटोगे तो समय के हिसाब से चीजें क्या हो जाएंगी, भूल जाएंगे। और रटना ही क्यों है, कॉन्सेप्ट। हमने शब्द क्या है, हमने सब शब्द आपको लिखवा दिए, आप शब्द की पहचान करो, जैसे जैसे बोल रहा है रखते चले जाओ, सवाल आ जाएंगे आप, ठीक है ना। चलो ठीक है बच्चों से हल करते हैं। चलो इसको और मिटा देते हैं। चलो हमारा क्या सवाल बता बच्चों बना था, 360 बटे एक्स, ऐसा कुछ बना था, और माइनस 300, देख लेते हैं एक बार। 360 ही दूरी थी, हाँ 360 की हमारी दूरी थी, ठीक है ना। चलो कितना बचा, एक्स प्लस 5 बना था, बराबर में 1 था। चलो इसको सरल कर लेते हैं। ऐसे सवालों को हल करने के लिए बच्चों हमने क्या बताया था, इनका गुणा यहाँ करा दो, इनका यहाँ करा दो, इन दोनों का आपस में करा दो। पहले इसका यहाँ करा दो, 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360, कितना हो जाएगा बच्चों ये तो एक्स ही हो जाएगा पूरा, वो बटेगा क्या हो जाएगा एक्स, एक्स प्लस 5 बचेगा 1। चलो इस हल कर लो, 360 एक्स है, अब इनका गुणा करा दो, 5 शून्य शून्य 5 छक्का 30, दूर दूर लिख लो, 5 शून्य शून्य 5 छक्का 30, 5 ते 15 18। चलो माइनस 360 एक्स बटे में क्या हो जाएगा, इनका करा दो, एक्स की घात 2 5 एक्स बराबर बच्चों 1। देखो प्लस का 360 एक्स माइनस का 360 क्या हो जाएगा, प्लस का 360 एक्स और माइनस का 360 एक्स मिलके 0, तो ऊपर बचेगा क्या बच्चों 1800, नीचे क्या बचेगा बच्चों एक्स की घात 2 प्लस का 5 एक्स बराबर का 1। ये वाला उधर ले जाओ, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ देख लो 1800 एक्स की घात 2 प्लस का 5 एक्स हो जाएगा, उधर जाएगा। अब 1800 को उधर ले जाओ, समीकरण बनाना है ना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स, ये 1800 प्लस को उधर जाएगा तो माइनस का 1800, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना बच्चों, चलो ये मिटा दे रहे हैं, इसे साइड पे लिख दे रहे हैं ना, इसे लिख दे रहे हैं साइड पे। अब हमने क्या करना है, इसका गुणनखंड विधि से इसके एक्स का मान निकाल लो। यहाँ जिसका कोई भी गुणांक नहीं होता उसको 1 देते, 1 का गुणा अचर से करो, कितना आएगा 1800। अब 1800 के ऐसे गुणनखंड टुकड़े करो कि भैया गुणा करने पे तो 1800 आ जाए, वो तो गुणा करने पे हमेशा वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों, जोड़ने घटाने पे बच्चों 5 आना चाहिए, ठीक है ना। चलो इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 2 9 18 और 2 2 जो के 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचा 25 और 5 एक कम 5, ठीक है ना। अब चलिए इसका ऐसा टुकड़ा बनाएंगे कि गुणा करने पे तो 1800 आ जाए, तो गुणा करने पे तो बच्चों 1800 आ ही जाएगा। समस्या कहाँ होगी आपको,
समस्या होगी इसमें जोड़ने घटाने में। चलो जोड़ने घटाने वाला देखते हैं कैसे बनेगा। देखो बच्चों एक ये ले लो, आप बाकी का ये ले लो, ठीक है ना। 5 दही 15 या 45, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 दूनी 40, 45 और क्या बच गया 40, 45 और 40, इनका गुणा कराओगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 1800 हो जाएगा। अब भैया 45 में 40 घटा दो बच्चों तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और हमें कैसा चाहिए प्लस का 5 चाहिए। हमने क्या बताया था बच्चों आपको कि हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह हम लेते हैं। क्या लेते हैं, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह को हम लेते हैं। तो हमें जो चिन्ह चाहिए वो बड़ी संख्या के पीछे लगा दो, हमें जो चिन्ह चाहिए वो बड़ी संख्या के पीछे लगा दो। भैया प्लस का चाहिए तो प्लस यहाँ लगा दो। अब इसमें देखो नीचे लिख देते हैं, यहाँ प्लस लगा दो और दूसरे वाले में माइनस लगा दो। प्लस माइनस माइनस, 45 में 4 गया 5। अब बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं तो प्लस का 5, ठीक है ना। बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लेते हैं तो प्लस का 5। अब हम क्या करेंगे, प्लस का 45 और 40 का हमारा टुकड़ा बन गया। चलो अब इसे हल कर देते हैं। ले लो भैया यहाँ पर x की घात 2 प्लस का 45x माइनस का 40x और माइनस का 1800 बराबर का 0। चलो दो दो का जोड़ा बना लो, x प्लस 45, यहाँ माइनस का 40 कॉमन ले लो तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, x प्लस 45 हो जाएगा। ठीक है हो जाएगा नहीं बच्चों, 40 गुणे 45 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा बराबर के 0। एक बार ये ले कॉमन तो एक, अब इसका दो गुणा क्या बना दो, दो दो को जोड़ा बना दो तो कहोगे अब इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा बच्चों, इसमें ये कॉमन है, इसमें ये, इनको बाहर निकाल लो। x प्लस 45 अंदर बचेगा क्या x माइनस 40 बराबर का 0। चलो एक बार ये 0 दिखा दो, x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 45। और जब हम लेंगे x माइनस 40 बराबर 0 तो माइनस 12 उधर जाएगा तो x बराबर 40। ठीक है ना। हमसे पूछा क्या है बच्चों, हमसे सवाल में क्या पूछा, रेलगाड़ी की चाल। तो देखो चाल, दूरी, उम्र, लंबाई, चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती, तो ऋणात्मक वाली वैल्यू क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे। तो x से बराबर कौन सा लेंगे धनात्मक, तो क्या आ गई रेलगाड़ी की चाल क्या लिखोगे भैया, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, रेलगाड़ी की चाल क्या लिखोगे बच्चों 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। चलो देख लीजिए सवाल, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है चलो अब अगला सवाल बच्चों क्या कह रहा है हमारा, अगला सवाल देखते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। चलो बच्चों अगला सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमें ये दे रखा है, देखो हमारे पास द्विघात समीकरण के मूल निकालने की 3 विधि, गुणनखंड विधि है, द्विघात सूत्र विधि है और पूर्ण वर्ग विधि। तो कर देखो छोटे छोटे सवाल ना गुणनखंड विधि से निकल आते हैं, लेकिन जब बड़े सवाल होते हैं ना तो वो गुणनखंड विधि से नहीं निकालते, जो मूल किसी से ना निकले वो द्विघात सूत्र से निकलता है। द्विघात सूत्र वाला मेथड इतना आप मतलब सजग मेथड है कि जब मूल हमारा नहीं निकलता है तब हम द्विघात सूत्र वाला मेथड या तरीका यूज करते हैं। जब कठिन समीकरण बनेगा जिसका मूल हमें नहीं निकल पाएंगे तब हम द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करें। ठीक है ना। तो कुछ कुछ सवालों में हमें द्विघात सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि मूल गुणनखंड विधि से बड़ी क्या होता है, बड़ी समस्या पैदा कर देता, निकलेगा लेकिन बहुत ज्यादा समस्या, तो इतनी समस्या लेनी क्यों। चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है बच्चों की, 2 पानी के नल, अच्छा 8वां यही है, हाँ ये दे रखा है, कह रहे 2 पानी के नल हैं बच्चों और एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटों में भर देते हैं। देखो
ये कोई हौज बना लो। अब हमें तो बनता नहीं कैसा हौज, ये हौज हो गया, ठीक है ना, सही से बना दे रहे हैं। बच्चों ये देखो हौज है, क्या है ये है हौज, ठीक ना। इस पे पानी भरा है, हम टंकी टाइप का बना दे रहे हैं। हौज तो ऐसा होता है, मग टाइप का, मग नहीं, बड़े जग टाइप का होता है, ठीक ना। हमसे कह रहा है तो हम इसको यही मान लेंगे अपने, भाई हमारी नजर पे यही हौज है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि दो पानी के नल हैं और एक हौज को एक साथ भरना शुरू करते हैं। मतलब इस हौज को दो पानी के नल हैं, वो एक साथ भरना शुरू करते हैं। पहला नल भी इधर से पानी भर रहा हो, दूसरा नल भी देखो, ठीक है ना, पहला नल भी पानी भर रहा हो और दूसरा नल भी। और जब दोनों मिलकर उसको एक साथ पानी भरते हैं ना, तो इस हौज को भरने में उनको कितना समय लगता है। कह रहा है 9 सही 3 बटे 8 घंटे लगते हैं। कितना लगता है बच्चों, 9 सही 3 बटे 8 घंटे, जब दोनों एक साथ मिलकर इसको भरते हैं। तो ये संयुक्त भिन्न में है, इसको समान भिन्न में बदल लो। ये पता है ना, 8 9 72, इसका गुणा होता है, ये वाला जुड़ जाता है। 8 9 72, 72 3 75, 75/8 घंटे कुल समय लगता है इनको। जब भरने पे जब दोनों क्या करते हैं, एक साथ भरते हैं, ठीक है ना। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों, अब हमसे ये कह रहा है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि देखो कि बड़े व्यास, देखो हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। एक चीज आप समझो, कह रहा है कि बड़े व्यास वाला जो नल है ना, जो छोटा व्यास वाला नल है, उस उससे इस हौज को भरने में 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब अगर एक उदाहरण समझा दें कि भैया अगर बड़ा वाला 20 घंटे में भरता है तो छोटा वाला 10 ही घंटे में, सॉरी, अगर छोटा वाला 20 घंटे में भरता है तो बड़ा वाला 10 ही घंटे में भरता है। समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं कि जो बड़े व्यास वाला नल है ना, तो छोटे व्यास वाला जो नल है उससे 10 घंटे कम समय लेता है। पहले तो आप व्यास समझ लो क्या होता है, वृत्त आपने पढ़ा होगा। ये तो गणितीय भाषा में अगर आप पढ़ोगे, कोई एक इकाई बिंदु मानकर जो एक गोला खींच सर्किल खींचा जाता है, इकाई बिंदु मान के, मतलब एक इकाई मान के एक त्रिज्या का, कितना बिंदु मानकर एक इकाई त्रिज्या का चाप मार के जो वृत्त खींचा जाता है, एक बिंदु मान के, एक बिंदु से एक इकाई त्रिज्या लेकर, एक इकाई मतलब एक, एक इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर जो चाप मारा जाता है, और उस चाप से जो एक सर्किल बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। अगर इस त्रिज्या और इस वृत्त की परिधि से केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और अगर इस त्रिज्या को इस वाले परिधि से पूरे मिला दो तो पूरा क्या बन जाता है, पूरे को बोल देते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। तो कहने का मतलब व्यास क्या, पूरा का पूरा ही सर्किल पूरा व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। ये तो ये तो पूरी परिधि है, आधा त्रिज्या होता है, पूरा व्यास। मतलब व्यास का मतलब आप समझने की कोशिश करना। तो व्यास का मतलब हमें, जैसे आप पानी का पाइप देखते हो ना, ये तो गणितीय भाषा, आप इसे भूल जाओ। देखो व्यास का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की साइज लेना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना, ठीक है ना। कहने का मतलब आप ऐसे समझो, या मत समझो आपको, देखो देसी भाषा में समझा रहे हैं। पानी का नल आपने देखा होगा, समरसेबल, जब गांव में समरसेबल होते हैं तो पाइप का साइज छोटा बड़ा होता है। अगर घर पे समरसेबल लगा दो, इतनी मोटी पाइप लेके होती है, इससे पानी निकलता है। और समरसेबल जो खेतों के लिए पानी सींचते हैं, वो बड़ी वाली पाइप होती है ना। तो अब बड़ी वाली पाइप का मुंह बड़ा होता है, तो जो गोल गोल मुंह बड़ा है ना, उसको व्यास बोलते हैं। अब छोटी वाली का मुंह छोटा, वो छोटा व्यास। मतलब जो पानी पाइप का आकार है ना, जितना होल जो होता है गोला गोला, उसको व्यास बोल। बड़ी पाइप का आकार बड़ा, छोटी पाइप का आकार छोटा। तो जो बड़ा पाइप है गोल गोल दिखता है ना, कि बड़ा पाइप है जो खेतों के लिए पानी सींचता है, तो उसका पाइप का मुंह बड़ा होता है। तो जो पाइप का मुंह बड़ा होता है गोल गोल, वही व्यास है। और छोटे पाइप का मुंह छोटा होता है, क्योंकि घर के लिए वो इस्तेमाल होता है ना, वो छोटा व्यास है।
जिसका व्यास बड़ा होगा वो पानी अधिक देगा, और जिसका व्यास छोटा होगा वो पानी कम देगा। देखो जैसे हमने एक पाइप बड़ी वाली ले ली, ये पानी, ये देखो ये पानी गिर रहा है, ठीक है ना। ये हमने ले ली छोटी वाली पाइप, ये पानी गिर रहा है, ठीक है। अब साइज देखो, जब साइज बढ़े तो पानी ज्यादा देगा ना। आप यहीं देखो, इसको यहीं लगा दे रहे हैं, देखो बच्चों ये हम इधर लिख दे रहे हैं, इसे क्या है, देखो इसे हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। ये आप देखो बच्चों, ये बड़ी पाइप है, क्या है, बड़ी पाइप, इसको भर रही है। ये क्या है बच्चों, इधर से छोटी पाइप है, इसको क्या कर रही है, भर रही है। तो आप इससे देख लो ना, अब इसका मुंह बड़ा है, जिसका मुंह बड़ा होगा वो ज्यादा पानी देगा, और जिसका मुंह छोटा है वो कम पानी देगा। तो जिसका मुंह बड़ा वो जल्दी भर देगा, और जिसका मुंह छोटा वो कम ज्यादा समय लेगा। वही चीज कह रहा है कि एक हौज है और दो नल जब एक साथ मिलकर भरते हैं ना, तो देखो तो उनको कितना लगता है, 75, कितना लगता है, 9 से 3/8, तो 75/8 घंटा। अभी यही हमने लिखा था, जब दोनों नल एक साथ हौज को भरते हैं। देखो जब दोनों नल एक साथ हौज को भरते हैं, जब दोनों नल एक साथ हौज को भरते हैं, एक साथ हौज को भरते हैं, तो 75/8 घंटा लगता है। भरते तो लगा समय कितना हो जाएगा, तो लगा समय 75/8 घंटा, ठीक है ना। देखो हमने क्या बोला, जब दोनों नल एक साथ क्या करें, दोनों नल एक साथ हौज को भरते हैं, तो लगा समय कितना, ये हौज है, अगर हौज को भरेंगे तो लगा समय 75/8 घंटा, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है कि हाँ, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे क्या करता है, कम समय लेता है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग से हौज को भरने में लगा समय बता दो, ठीक है। कह रहे हैं कि भैया जब एक साथ भरते हैं तो 75/8 घंटा लगता है। अब कह रहे हैं कि अब अगर अलग अलग भरेंगे तो कितना समय लगेगा बता दो। तो हम मान लेंगे, माना छोटे व्यास वाला नल, छोटे व्यास वाला नल x घंटे में भरेगा, कितने घंटे में, x घंटे में भरेगा। और बड़े व्यास वाला, बड़े व्यास वाला क्या कह रहा है कि जो बड़े व्यास वाला नल है ना, छोटे वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। अगर ये x घंटा लेगा तो ये कितना लेगा, x से 10 घंटे में भरेगा। यही तो, अब देखो हमने सब सिखा रखा। अगर कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर में आ रहा है, हमने पहली वाली वीडियो में जब इस सबसे संबंधित समस्या वाले सवाल शुरू किए ना, शुरू तो लिखा रखा है कि कम, अंतर, घटाना, कितना बचा, ये सब क्या होता है, ये सब घटाने का संकेत होता है। खुद ही कह रहे हैं कि 10 घंटे कम लेता है, कम का मतलब घटाना, मतलब घटा दो, बस शब्दों को याद करो और उनका इस्तेमाल करो, काम हो जाएगा। तो व्यास कितना लगता है, 10 घंटे, x माइनस 10 घंटे रहता है, ठीक है ना। अच्छा ये कम समय क्यों लोगे भैया, इसका बड़ा व्यास है, जल्दी भर देगा ना। इसका छोटा व्यास है तो जाहिर सी बात है भैया कि छोटा मुंह है तो ज्यादा समय लेगा। इसका मुंह बड़ा है तो उससे 10 घंटा कम कर रहा है, ठीक है ना। देखो आपको एक चीज हम बता दें, एक एक नियम के सवाल आप ले लो। कार समय वाला कि अगर कोई मजदूर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। या फिर आप पानी टंकी वाला सवाल ले लो, कोई कि अगर एक पाइप किसी टंकी को 10 घंटे में भरती है, दूसरी 20 घंटे में भरती है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। जब ऐसे सवाल आते हैं ना कि भैया एक 20 घंटे में, दूसरा 30 में, दोनों मिलकर कितना भरेंगे, और एक आदमी 20 दिन में किसी काम को करता है, दूसरा 30 दिन में किसी काम को करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये एक एक नियम वाले सवाल, इनके नाम से पता लग रहा है एक एक नियम। तो पहले हम एक का निकालेंगे,
एक एक नियम का वो मतलब क्या होता है, एक का नियम। ऐसे सवाल जब भी आएंगे आप एक चीज दिमाग में बैठा लो कि पहले हम एक का निकालें। कैसे? अगर हमसे पूछा बच्चों, सपोज करो कि भैया 10 घंटे में एक नल किसी टंकी को भर देता है, कितने पे? घंटे लगे 10। देखना, ये उदाहरण देना समझना। हमने क्या कहा, 10 घंटे में एक नल जो है किसी टंकी को क्या कर देता, भर देता। तो हमने कहा, तो पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा ना कि 10 घंटे में कोई नल किसी टंकी को भर देता है, और ये हो नल 1, अगर भैया जो नल 2 है ना वो 20 घंटे में भर देता है, कितने में? 20 घंटे में, उसी टंकी को। अब कह रहे दोनों मिल जाए तो कितने मिनट में या कितने घंटे में भर देंगे। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए ना तो पहले उनका 1 घंटे का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 1 घंटे। ये नियम होता है, उसके नाम से पता लग रहा है एक एक नियम। क्या पता लग रहा है? एक का नियम। तो पहले हम इकाई का निकालेंगे, इकाई मतलब एक का। देखो, तो पहले आप ये निकालो कि 1 घंटे में नल कितना भरता है, तो 1 घंटे का 1/10। दूसरे नल का निकाल दो, 1 घंटे में 1/20। ये नियम होता है। जैसे हमने कहा ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो भैया दोनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में उस काम को करेंगे। काम इकाई एक काम है। तो भैया जब ऐसे सवाल आते हैं ना, सबसे पहले इनका 1 दिन का निकालते हैं कि भैया ए 1 दिन में कितना काम करेगा। तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। और बी का 1 दिन का काम 1/30। जब देखो 1 दिन का निकाल लो, फिर जितने का पूछेगा उतने में रख के निकाल लो। देखो, ये नल, पानी, कार और मजदूरी वाले जो सवाल होते हैं ना, इन सवालों का नियम ही होता है कि इन सवालों में जितने का दिया होगा पहले हम 1 दिन का निकालेंगे, फिर एक से जितने का पूछेगा उतने पर रख के मान को सबका निकाल लेंगे। ये नियम होता है, ठीक है ना? तो आप समझ लो, टंकी कितने में भरेगी? एक आदमी 20 दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है तो पहले उसका 1 दिन का निकालेंगे, फिर जितने का पूछेगा उतने का निकाल देंगे। क्योंकि आप ऐसे समझ लो, हमसे बोला गया भैया कि 500 की, देखो हमसे बोला गया कि 10 किलो आम 500 का है, हमने 10 किलो आम 500 का आपको देंगे। तो आप पहले उस भैया कितने रुपए किलो दिए, क्या भाव दिए। जब तक आपको भाव नहीं पता लगेगा तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे आपको भाव पता लग गया बच्चों कि भैया 50 रुपए किलो है या 20 रुपए किलो है, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि कितना भी किलो आप ले लो, आप उसका कैलकुलेशन करके निकाल लो। ठीक है ना? तो ये एक एक नियम वाले सवाल में ऐसा होता है, पहले एक का निकालेंगे, फिर जितने का पूछेगा उसमें रख देंगे। ठीक है, चलो अब हम अपने सवाल पे आते हैं कि हमारा सवाल दिया क्या है। हमसे कह रहे भैया छोटा नल 1 घंटे में भरता है, बड़ा नल उससे 10 घंटे कम समय लेता है, अब मिलकर इतने में लेते हैं, इतने लेते हैं ना। हमसे कह रहा है कि दोनों अलग अलग कितने समय में भरेंगे। देखो, अगर छोटा नल 1 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? अगर छोटा नल 1 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में छोटा नल भरेगा 1/x। कितना भरेगा? 1/x। और बड़ा नल 1 घंटे में, बड़ा नल ये लिख लेना, ठीक है ना? 1 घंटे में बड़ा नल बच्चों 1/x-10 भरेगा। ठीक है ना? अब देखो एक चीज और, तो भैया दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? जब 75/8 करते हैं ना, इनका बटे कर दो, 75/8, 8 ऊपर आ जाएगा, 8/75। दोनों मिलकर 1 घंटे में 8/75 बनेंगे। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन बना लो बच्चों, देखो क्या इक्वेशन बनेगी। कह रहे जब दोनों एक साथ कितने में भरते हैं, देखो दोनों एक साथ इतना समय लेते हैं, तो मतलब अलग अलग तो भरते इतने में, जब दोनों को जोड़ दोगे तो इसके बराबर भरते हैं। समझना, साथ में इतने में घंटा लेते हैं, अलग अलग इतना लेते हैं, तो मतलब ये जो घंटा साथ वाला है इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो ये घंटा आएगा, तो ये दोनों घंटे इसके बराबर है ना। तो देखो हम 1 घंटा की निकाल रहे हैं तो 1/x प्लस 1/x-x
बराबर ये कितना हो जाएगा 8/75। हमने क्यों पलट दिया? क्योंकि हमने 1 घंटा का निकाला है ना। ये इनको जोड़ा क्यों? क्योंकि दोनों एक एक घंटे पे जो जोड़ के मिल दो, दोनों का अलग अलग एक एक घंटे कितना है, तो दोनों का एक एक घंटे का जोड़ दोगे तो दोनों को जुड़ा हुआ एक घंटे का इतना, ये तो दे रखा है। जैसे सवाल दे रखा हमने वैसे बना लिया। कह रहे दोनों अलग अलग एक एक घंटे में इतना भरते हैं, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर एक घंटे में इतना भरते हैं। तो जब दोनों का एक एक घंटे के एक साथ मिला देते हैं इतने में भरता है। यही हमारा क्वेश्चन बन गया है। और इसी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे? इसी को हम हल करेंगे। ये आप लिख लो, इसके बाद इसके आगे करते हैं, ठीक है ना। ये सवाल है, इसको आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो इसका आगे देखते हैं बच्चों। ये याद कर देते क्या करते, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 8/75। चलो ये याद कर लेते, ठीक है ना। ये रख देते हैं 1/x प्लस 1/x माइनस 10 कितना था हमारा 8/75, यही था। चलो ये ले, एक बार हम लेते हैं ये वाला पेन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो इसको क्या कर देते, सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या बोला, इनका गुणा इसमें होता है और इनका गुणा बच्चों इसमें होता है, दोनों का इसमें होता है। चलो कर लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो x माइनस 10, ये प्लस का x हो जाएगा, x माइनस 10 8/75। चलो हल कर लेते हैं भैया। x 2x हो जाएगा ना बच्चों, x 2x हो जाएगा, माइनस का 10, इनका गुणा करा तो x स्क्वायर और माइनस का 10x 8/75। इनका क्या कर दो, तिर्यक गुणा। क्या कर दो बच्चों, तिर्यक गुणा कर दो। 75 इधर आ जाएगा बच्चों, 2x माइनस का 10 8 उधर चला जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। 75 दूना बच्चों 150, 75 जमा बच्चों 750, 8x स्क्वायर माइनस का 80x। ठीक है बच्चों। चलो सबको उधर ले जाओ बच्चों, 8x स्क्वायर माइनस का 80x, ये इधर आएगा तो माइनस का 150x हो जाएगा, हो जाएगा तो प्लस का 750 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलो अब इनको हम इधर हल करेंगे। देखो ये लिख लो आप, ये आप लिखोगे 8x स्क्वायर प्लस माइनस, देखो क्या दे रखा है बच्चों, हाँ ये उधर जाएगा, माइनस का 80x है आपका कितना है प्लस का, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ये जुड़ जाएगा तो 150 में 80 जोड़ दोगे या आपका 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 230। और बड़ी संख्या के पीछे वाली चीज लगाते हैं तो माइनस का 230, माइनस का 230। अब कितना x है, x लगा दो, और क्या है प्लस का 750। ठीक है ना बच्चा, और कितने बच्चों 0। ठीक है। चलो अब इसको हम हल कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसको हल कर लेते हैं, 1 मिनट। चलो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन बन गया। देखो बच्चों अब इसको हम क्या कर लेंगे, अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलो इसको कुछ कॉमन ले लो तो थोड़ा और सरल हो जाएगा। अभी तो काफी बड़ा दिख रहा है, इसको थोड़ा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, थोड़ा और सरल हो जाएगा। नहीं तो क्या है, काफी बड़ा दिख रहा है ना ये, 75 धम्मा 250, 75 धम्मा 750। चलो हम 4 कॉमन ले लेते। क्या लेंगे बच्चों, 4 कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। ठीक है ना, नहीं 4×5 = 20, और हाँ 4 नहीं, 4 कॉमन नहीं आएगा बच्चों, ये बीच वाले नहीं कटेगा। हम क्या लेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लो तो 4x स्क्वायर
माइनस का 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 10x बच्चों, प्लस का 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पंचे 10, बराबर के बच्चों 0। 2 उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, 4x² माइनस का 115x प्लस का 375 बराबर का 0, ठीक ना। ये हमारा आ गया। हम इसको द्विघात समीकरण से हल करेंगे क्यों बच्चों, क्योंकि इससे हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। चलो अब द्विघात समीकरण से हल करने के लिए क्या करोगे, दिए हुए समीकरण की व्यापक समीकरण से तुलना करने में क्या करोगे, तुलना करने पर, ठीक है बच्चों, कर दो। व्यापक समीकरण हमारा क्या बचा, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, कर दो। अगर पूछेंगे a बराबर कितना, आप कहोगे बच्चों 4, b बराबर बच्चों आप कहोगे माइनस का 115, c बराबर बच्चों 375, ठीक है बच्चों। चलो अब यहाँ पर हम इस चीज को हल करेंगे, या आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस चीज को हम यहाँ हल करेंगे, ठीक है। चलो चलो बच्चों हल करते हैं इसको। द्विघात सूत्र क्या होता है बच्चों, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac पूरे का बटा 2a। चलो x बराबर निकाल लो, 115 है तो भैया पहले से माइनस लगा है और इसमें भी माइनस दे रखा है, प्लस माइनस 115 का क्या है, वर्ग है ना। ये देखो क्या दे रखा है बच्चों, 115 का, इसे बड़ा लिख देते हैं, ये इसे बड़ा लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। 115 का वर्ग माइनस 4, ये 4 है, ये कितना है बच्चों 4, सी कितना है बच्चों 375, ठीक है बच्चों। चलो पूरे के बटे कितना बच्चों 2 बड़े 4, ए बराबर 4 दे रखा है। चलो और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा बच्चों, देखो ये तो प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस, देखना बच्चों। अब माइनस का गुणा माइनस 115 के ऊपर 2 की पावर, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जितने की घात होती है उस संख्या का उसी से उतनी बार गुणा कर देते हैं। अब 115 के ऊपर 2 की घात है तो 115 का 2 बार गुणा। चलो यहाँ समझा दे रहे हैं, 115 गुणे 115, माइनस माइनस का होगा तो माइनस माइनस तो मिलकर प्लस हो जाएगा। अब देखो इनका गुणा कैसे करेंगे, 115 का गुणा होगा कैसे बच्चों, ये देख लो। ये 115 का वर्ग कैसे करते हैं, ये एक चाल होती है, ये एक ट्रिक होती है, ये आप सीख लो, ये आपको हम सिखा दे रहे। देखो ये तो हम डायरेक्ट कर देंगे, आप ऐसे भी गुणा कर लेना। 115 का वर्ग क्या होता है, पहले 5 का वर्ग कर लो, 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों 25। चलो 5 का वर्ग 25 आपने कर दिया, इधर क्या बचा 11, 11 की अगली वाली संख्या ले लो, कह दो सर जी 12 होता है, इनका आपस में गुणा करा दो। 12 धम्मा, देखो 12 धम्मा 120 प्लस 12 एकम 12, कितना हो जाएगा 132, 132 यहाँ पर आप लिख दो, कितना हो गया 13,225, ठीक है ना। आप अपना वैसे गुणा कर लेना, ये मैंने आपको सिखा दिया, वर्ग निकालने का तरीका होता है, ट्रिक। भैया 5 का वर्ग कर दो 25 और 11 की अगली वाली संख्या का गुणा कर दो, 132 आया, यहाँ लिख दो, भैया वर्ग आ गया, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या लिखोगे 13,225। अब देखो भैया 4 चौके 16, अब 16 का गुणा 375 में करो, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 112 में 8 जोड़ दोगे 120, 120 का फिर 0 फिर 12, फिर 12 बच्चा, 16 तिया 48, 48 में 12 जोड़े बच्चों 60, पूरे के बच्चों कितना है
2 गुणे 4, ठीक है। अब इसे हल कर लो। 115 प्लस माइनस 13,225 में आप 6000 घटा दो, कितना आएगा बच्चों? देखो 13,225 में आप 6000 घटा दो बच्चों। 5 2 2, 13 में 6 गए 7, 72 25, कितना आएगा बच्चों? 72 25, कितना आएगा बच्चों? 72 25। यहाँ आप लिख दो 72 25, वो भी रूट के अंदर, और ये कितना हो जाएगा? 8, कितना हो जाएगा? 8। देखो ये क्या है, हमने कल आपको बताया था ना कि भैया ये वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल। अब ये वर्गमूल है, अब इसका वर्गमूल निकालने का 2 तरीका होता है, आप देख लो। इसको हम इधर करके बताएंगे, ठीक है ना बच्चों? ये यहाँ देख लो, यहाँ आपको बता रहे हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप वो वाला बना लेना। हम अपनी भाषा में इसको जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेल। हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम इसको बोलेंगे बच्चों जेल। और इस जेल का नाम है रूट। क्या नाम है बच्चों? इस जेल का नाम है रूट। अब हर जेल का अपना एक नियम कानून होता है। इस जेल के जेलर ने ये नियम बनाया कि भैया कैदियों, आप तभी बाहर निकल सकते हो जब आप अपने ही तरह का एक साथी और ले आओ, और जोड़े में हो जाओगे तो आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है ना? और अगर आप साथी जोड़े पे नहीं लाओगे तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अब जोड़ा बनाने के लिए क्या करो? 72 25 का गुणनखंड कर दो। क्या करोगे बच्चों? 72 25 का गुणनखंड कर दो। चलो देख लेते हैं। आप 5, और देखो 5 एकम 5 बच्चों, 2, 5 चौके 20, फिर 2, 5 चौके 20, 5 पचा 25, फिर कर दो 5, 5 दूनी 10, 4, 5 अठे 40, 5 नवा 45, ठीक है बच्चों? अब फिर देख लो, अब किससे बचेगा ये बच्चों? ये हाँ 17, 17 के बच्चों 17, और 17 3, हाँ 17 सत्ते 119, और 17 एकम 17, ठीक है ना? हमने क्या बोला? जेल कह रहे हैं कि अपने जैसे एक जोड़ा ले आओ, अपने जैसे एक दोस्त ले आओ, और जेल से बाहर निकल जाओ। तो आप यहाँ समझो, इनको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5 और 17 गुणे 17। अब भैया 5 भी अपने जैसे एक साथी ले आया, 17 भी एक साथी ले आया। अभी बाहर निकल आएंगे भैया, क्योंकि जेलर ने जो कहा तो उन्होंने कर दिया। क्या निकल के आया? 17 पचे 85। तो भैया इनका वर्गमूल क्या होगा? 85, ठीक है ना? चलो, ये तो होता है आसान तरीका, गुणनखंड करके निकाल। अब दूसरा तरीका आप समझो बच्चों, इनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखो 72 25 है ना बच्चों, 72 25 का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है देखो। आपके में वर्गमूल वाला टॉपिक है ही नहीं, ये आपको हम सिखा देते। आप ये देखिए 5 कौन सी संख्या के 1 से लेके 10 तक का वर्गमूल याद कर लो, उसके बाद की जो वर्गमूल होता है ना, उसमें संख्या दोहराई जाती है। 1 से लेके 10 तक का वर्गमूल का जो इकाई का अंक है ना, वो उसके बाद सब दोहराया जाता है, बार बार वही आता है घूम फिरा कर, ठीक है ना? तो आप ये देखोगे 1 से 10 तक में चेक करना है 5 किसके वर्गमूल का इकाई अंक है। आप कहोगे सर जी ये 25, देखो 5 का ही है, 5 का आप वर्गमूल करो कितना आएगा? 25। कह दोगे सर जी हम पूछेंगे कि 5 किसके वर्गमूल का इकाई अंक है, आप कहोगे सर जी 5 के वर्ग का इकाई अंक है, ठीक है ना? तो अगर 5 के अंक का देखो, पहले आप ये चेक करोगे कि जो इकाई का अंक है ना, ये किसके वर्गमूल का इकाई अंक है। कहेंगे सर जी 5 के वर्गमूल का इकाई अंक है, ठीक है ना? 5 के वर्ग का इकाई अंक है, तो 5 ऐसे लिख दो, ठीक है? अब देखो आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो बच्चों, क्या था? 72 25, यही था। हाँ, 2 2 को जोड़ा बना लो, क्योंकि वर्गमूल निकालना, वर्गमूल में 2 की घात होती है, तो हम 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। देखो अभी आप इकाई का अंक देखोगे कि जो 5 है ना, किसका वर्ग, किसके वर्ग का इकाई का अंक है। तो कहते हो सर जी 5 के वर्ग का इकाई का अंक है 5। तो भैया देखो 1 से लेकर 10 तक का ही चेक करते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 के बाद जब आप 11 के निकालोगे, 12 का वर्ग करोगे ना, सब संख्या बार बार वही दोहराई जाती है जो 1 से लेकर 10 तक में होती है। कहते हो सर ये 5 का है, 5 आप ऐसे लिख दो, ठीक है ना बच्चों? चलो अब आप ये देखो बच्चों, 72 के पास का 2 संख्या का वर्ग ले लो,
कह दो सर एक तो हो जाएगा 8 अट्ठाईस 64, 8 का कितना हो जाएगा बच्चों 64, 8 का कितना हो जाएगा बच्चों 64, एक आप ले लो 9 का, 9 9 81 बच्चों। अब आप ये देखो कौन सी संख्या 72 के ज्यादा करीब है। 64 कितना करीब है बच्चों 64 8 करीब है, 72 कितना करीब है बच्चों 9। तो सबसे कम कौन है 8 वाला। हमने क्या बोला कौन सी संख्या सबसे नजदीक है 72 के। सर जी ये तो 9, मतलब इनका अंतर 9 है और इनका अंतर क्या 8, सबसे करीब कौन है ये 64 वाला, क्योंकि 8 चलेगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये 9 चलेगा तब पहुंचेगा। तो जो सबसे करीब होगा वही लिख देते हैं। 85 क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल है, क्योंकि 8 8 का वर्ग 64 और 64 सबसे करीब है तो 8 लिख दोगे। अगर ये वाला करीब होता तो हम ये लिख देते, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा 85। वर्गमूल आप में है नहीं, आपको पूरा हम डिटेल बता देते कैसे निकाल, शॉर्टकट ट्रिक होती है वर्गमूल की निकालने की। वर्ग है, वर्गमूल है, घन है, घात है ना उसका, घनमूल है। देखो अब आप यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, अब आप लिखना है यहाँ पर बच्चों, जेल ही मिटा दे रहे हैं नहीं तो कहीं भैया सर जी आपने क्या लिख दिया जेल। देखो x बराबर बच्चों 115 प्लस माइनस ये किसका हो जाएगा 85 का, पूरे का बटा 8, ठीक है ना। एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, x का मान निकालेंगे। देखो x बराबर एक बार प्लस ले लो 115 प्लस 85 बटा 8, एक बार माइनस ले लो 115 माइनस 85 बटा 8। चलो इन्हें जोड़ के देख लो 115 में 50 85 में, हाँ ये हो जाएगा बच्चों आपका 200 बटे 8, काट दो, 2 धाम 20, 2 चौके 8, फिर काट दो ये कितना हो जाएगा 2 50 2, नहीं नहीं नहीं, ये आप काट दो पहले सही से। हाँ 115 x बराबर एक बार प्लस ले लो 85 बटे 8, ठीक है ना, एक बार माइनस ले लेंगे। चलो 115 85 जोड़ो बच्चों, 85 5 90 और 10 100, ये 200 ही होगा बटे 8, ठीक है ना। 8 एक कम 8, अब काट दो 8 एक कम 8, 8 दुनाई 16, 4 8 5 40, x बराबर कितना आ गया बच्चों 25, x बराबर कितना आ गया 25, एक बार माइनस ले लो 115 माइनस 50 बटे का 8, 15 बटे 8, काट दो इस कटेगा, ये कटेगा 3 5 15, 15 बटे 8, 115 85 गया बच्चों, गलत जगह कर रहा हूँ क्या मैं। देखो 115 में 85 घटा दो 0, आहो 30 आएगा, हमने 15 लिख दिया था तभी तो गड़बड़ हो रहा था। देखो क्या हो जाएगा 30 बटे बच्चों 8, काट दो 2 15 बार तो 4 बार, तो एक बार x का मान 15 बटे 4 आ गया, एक बार क्या आ गया x बराबर 25, ठीक है ना। ये आपका उत्तर होगा। चलो देख लो तब अगला देखते हैं। ये हो गए बच्चों, अब अगला देखते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा अगला दे रखा है बच्चों कि, हाँ अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है बच्चों, पढ़ते हैं अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की यात्रा, पहले तो बनाना 132 किलोमीटर की यात्रा मैसूर से लेकर कहाँ तक की बेंगलोर, ठीक है। हमसे कह रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी कैसी एक्सप्रेस है और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती, मतलब एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है एक सवारी गाड़ी है। देखो इधर आप लिख लो एक्सप्रेस,
एक्सप्रेस गाड़ी, इधर लिख लो आप सवारी गाड़ी। हमसे कह रहा है कि मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी बच्चा 132 किलोमीटर। कितना बच्चों? 132 किलोमीटर। कह रहे दो गाड़ी है, एक एक्सप्रेस है तो रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी लिख लो अगर कंफ्यूजन हो जाए तो, इसे सवारी रेलगाड़ी लिख लो। कह रहे दो गाड़ियां हैं और हमसे कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती। ये जो दूरियां है ना, सॉरी, जो ये दूरी है, इनको तय करने पे ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है ना, सवारी गाड़ी से 1 घंटा क्या करती? कम समय लेती। तो अगर भैया सवारी गाड़ी इनको एक्स घंटे क्या कर, सवारी गाड़ी इनको क्या करती है? एक्स घंटे में, एक्स देखो, हाँ, हमसे क्या पूछ रहा है? मैसूर और बेंगलुरु के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान देते हैं। कह रहा है कि जब गाड़ी जो बीच में रुक रही ना, उन समय को ध्यान में न दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, न लिया जाए। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर क्या है? अधिक हो। एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है सवारी गाड़ी की चाल से कितना है? 11 किलोमीटर अधिक हो। तो हमसे पूछ रहा है कि हाँ, तो दोनों रेलगाड़ी की हमें क्या निकालना है? दोनों रेलगाड़ी की हमें औसत चाल निकालना है। हमसे कह रहा है यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमें ज्ञात कर दें, ठीक है ना। हमसे कह रहा है कि भैया सवारी रेलगाड़ी से एक्सप्रेस रेलगाड़ी 11 घंटे क्या करती? 11 घंटे अधिक समय लेती। क्या करती? 11 घंटे अधिक समय लेती। हमसे यही कह रहा है, सॉरी सॉरी, इसमें यह कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक, मतलब चाल पूछ रहा है। देखो, कह रहा है जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है ना, सवारी गाड़ी से क्या है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो अगर सवारी रेलगाड़ी की चाल आप मान लो, गाड़ी की चाल एक्स, क्या माना? एक्स, तो एक्सप्रेस वाली क्या है? इससे 11 अधिक है। क्या हो जाएगी? इससे 11 अधिक है। यही तो दे रखा है ना बच्चों। बच्चों ये दे रखा है कि मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि सवारी रेलगाड़ी की जो चाल है ना, वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल से, सॉरी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है सवारी रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो मतलब अगर सवारी की एक्स होगी तो एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी? इससे अधिक। आपका अधिक, कुल, कुल मिलाकर, योग, जोड़, इनका मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। इन शब्दों को याद करो। आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, आप शब्द से ही याद कर लो। हमसे कह रहे हैं सवारी रेलगाड़ी की चाल से, ये इसकी गाड़ी की जो चाल है ना एक्सप्रेस वाले की, 11 किलोमीटर अधिक। अधिक मतलब जोड़। अगर सवारी की एक्स है तो इसमें जोड़ दोगे, एक्सप्रेस यानी किसकी आ जाएगी? एक्सप्रेस की आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। अब हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाँ, जो, हाँ, मैसूर और बेंगलुरु के बीच की 132 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको तय करने पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अगर जिसकी चाल अधिक होगी उसको समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो पहले आप क्या निकाल लो? पहले तो आप इनका समय निकालो कितना लग रहा है। अगर इनकी चाल कितनी है? इतनी है, इतनी, और दूरी कितनी है भैया? दूरी है आपके 132, इधर भी है 132। तो समय निकाल दो भैया। समय कितना होता है? समय बराबर क्या होता है बच्चों? हमने लिखवाया था ना अभी। समय बराबर होता है दूरी बटे 4। क्या लिखा था बच्चों? दूरी बटे 4। दूरी कितनी बच्चों? 132। और समय कितना बच्चों? x प्लस 11। इनका भी निकाल दो बच्चों, क्या होगा? दूरी कितनी बच्चों? 132। समय कितना बच्चों? x। चाल आपकी x है, ठीक है ना। एक ये समय निकल आएगा आपका, दोनों समय निकल गया। अब देखो सवाल क्या कह रहा है बच्चों। हमसे कह रहा है कि हाँ, जो 132 किलोमीटर की यात्रा है ना, इसको तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी
सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती। जो ये वाली गाड़ी है ना, इससे 1 घंटा कम समय लेती। अब आप समझो कैसे कम लेगी। पिछले सवाल की तरह है, जिसकी चाल अधिक होती है उसको समय कम लगता है। आपको ये तो कॉमन सेंस है, जिसकी चाल अधिक होगी उसको समय कम लगेगा, तो जिसकी चाल कम होगी उसको समय अधिक लगेगा। तो आप सपोज करो, एक समझाने के लिए, इसको लगता है भाई 20 घंटे, इसकी चाल 11 किलोमीटर ज्यादा है, इसको लगता है 10 घंटे। ठीक है ना। और सवाल में ये नहीं दे रखा है, सवाल में ये दे रखा है कि भैया इनको 10 घंटे लगता है, इनको 20, तो ये दे रखा है भैया ये 10 घंटे कम समय लेती। देखो कितना, अब आप यहां से देखो कितने घंटे कम समय है। आप कहोगे 10 घंटे, क्या कहोगे 10 घंटे। तो ये तो सवाल में ये दे रखा है कि भैया जो बड़ी रेलगाड़ी की चाल अगर अधिक है ना, तो इसको ये 10 घंटे कम समय लगता है। तो क्या लगता है, 10 घंटे कम समय लगता है। तो ये 10 घंटा आपका कैसे आया आप बताओ। जब आपने पहली वाली समय से दूसरे वाले समय को घटाया तभी तो आया ना ये। तो ये ऐसे यहाँ भी करेंगे भैया, पहले वाले समय से दूसरे वाले को घटा देंगे, तो कह रहे भैया कितना लगता है। देखो कह रहे थे 1 घंटा कम समय लगता है, तो भैया जब पहले वाले से दूसरों को घटा देंगे तो भैया हमें पता लग जाएगा कि भैया उसको 1 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। यहाँ 11 कर लो बच्चों ने, गलती हो जाएगी, 11 है ना। आप ये बताओ भैया, चाल कम थी तो समय कितना लगा, 20। चाल कम थी, समय 20 लगा। चाल ज्यादा हुई तो समय कम लगा। तो कह रहे कितना कम है, वो कह रहा है इसमें 1 घंटा कम लगा। लेकिन इस सवाल के हिसाब से कितना कम है, आप कहोगे 10 घंटा कम है। 10 घंटे आए कैसे, पहले से इसको घटाए ना, पहले वाले से, पहले वाले समय से दूसरे वाले घटाओगे तो ये पता है। वही इसमें भी दे रखा है, पहले वाले समय से आप इसको घटाओगे, कह रहे 1 घंटा कम। तो जो 1 घंटा वो कम लगा है ना, जब आप इससे इसको घटा दोगे तभी तो 1 घंटा जो दे रखा है भैया, इसमें ज्यादा समय लगा है, ज्यादा समय से कम वाला घटा रहे हो, तो जो 1 घंटा कम आ रहा है ना वही निकल के आ रहा है। ठीक है ना, अब घटा दो। चलो ये आप नोट कर लो। अब इसका हम इक्वेशन बना दे रहे हैं। नोट कर लिया ना आपने, देखो अब कैसे बनाएंगे, ये आपने नोट कर लिया। चलो ये आपका बन गया बच्चों। अब देखो कैसे करें, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अब इक्वेशन हमारे क्या बचे बच्चों, ये देखो भैया हमारी चाल 132 थी और x था। क्या घटाओगे, समय, कौन सा समय घटाओगे, x प्लस 11 बराबर कितना है बच्चों, 1 है। यही दे रखा है ना कि भैया पहले वाले समय से दूसरा वाला घटा दो, तो कह रहे 1 घंटा कम आ रहा है, क्योंकि पहले वाला समय ज्यादा होगा, ज्यादा से कम वाला समय घटाओगे तो कितना अंतर आ रहा है, वो 1 दे रखा है तो घट। ये देखो जैसे इक्वेशन दे रखा है हमने बना दिया कि भैया पहले से दूसरा घटाया तभी तो 1 घंटा कम लगा होगा, पहले में ज्यादा लगा होगा, दूसरे वाले से घटा दोगे, सॉरी पहले वाले से दूसरों को घटा दोगे, तो भैया जो 1 घंटा आया ना आपका, कि 1 घंटा कम लग रहा है, तो वो कम निकालोगे कैसे, जब पहले वाले समय से दूसरे वाले को घटाओगे तभी तो चेक करोगे भैया कितना कम आया। तो वही चीज तो हमने बना दी है इसमें, वही चीज तो बना दी है ना। चलो अब इसको अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसको हल करते हैं, ये यहाँ रख देते पहले इसको, कुछ नहीं करना, इनका गुणा यहाँ कर दो, इनका यहाँ कर दो, इनका यहाँ कर दो 132 x प्लस 11 माइनस 132 x पूरे का क्या हो जाएगा, x गुणे x प्लस 11 बराबर क्यों बना, ये कर दो 132 x, अब 11 में कर लो, 132 का 11 में कर लो, कितना होगा बच्चों, 132 का 11 में कर लो, 2 3 1 2 3 1 2 3 2 5 3 1 4 1 1452, ठीक है ना बच्चों। चलो कितना है बच्चों, 1452, यहाँ रख लो भैया 1452 माइनस 132 एक्स, यह इधर कितना बच्चों, इनका इसमें कर दो एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 11x बराबर का 1, ठीक है ना। इनको उधर ले जाओ बच्चों, देखो 132 से 132 घट जाएगा, प्लस माइनस का 0 हो जाएगा, 1452 ये उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x, ठीक है बच्चों। अब 1452 उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 1452,
बराबर 0। ये हमारा समीकरण बन गया, समीकरण बन गया। अब क्या करोगे भैया, इनका गुणांक 1 है, इसका अचर पद से गुणा कर दो, 1452 आ गया। अब 1452 का बच्चों क्या करोगे, 1452 का ऐसा गुणनखंड करो बच्चों कि भैया जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 11 आ जाए। ठीक है बच्चों, अब इसको मिटा देना। चलो 1452 में क्या करो, गुणनखंड करो। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 2 छंग 12, 2 त्याई 6। चलो आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। चलो अब क्या बना देंगे बच्चों, देखते हैं। क्या बन जाएगा, चलो देखते हैं। जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए बच्चों, 11। और गुणे में तो भैया 1452 आ ही जाएगा। जोड़ने घटाने का देखेंगे बच्चों, एक हम ये बना देंगे। देखो हमें एक ये मिल रहा है, 11 तिका 33, और एक ये बना दो, 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 गुणते 33, 1452। ठीक है ना। अब इसको क्या करो बच्चों, अब 44 में आप 33 घटा दोगे तो 11 आ जाएगा। 11 हमें प्लस का चाहिए, हमने क्या बोला, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह लेते हैं। तो जो तुम्हें चिन्ह चाहिए बड़ी संख्या के पीछे लगा दो, प्लस का चाहिए प्लस लगा दो, इधर माइनस लगा दो, प्लस माइनस माइनस 11, प्लस का चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या के पीछे वाला। प्लस का 44 और माइनस का 33, ठीक है ना। प्लस का 44 और माइनस का 33, चलो करते हैं। प्लस का 44 और माइनस का 33, चलो रख दो भैया। एक्स स्क्वायर प्लस का 44x माइनस का 33x और माइनस का 1452। ठीक है बच्चों, चलो बराबर क्या बच्चों, 0। हल कर लो, दो दो का जोड़ा बना लो, x कॉमन लोगे तो x प्लस 44, माइनस 33x, 33 कॉमन लोगे तो x माइनस माइनस का प्लस हो जाता है 44, बराबर के 0। अब इनमें क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, कह दो सर ये कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लो। x प्लस 44 क्या बचेगा, x माइनस 33, बराबर का 0। चलो एक बार अब ये 0 दिखा दो, 0 तो x बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 44। एक बार अब ये 0 दिखा दो, x बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 33। ठीक है ना। और बच्चों एक चीज आप ये बताओ, चाल कभी ऋणात्मक होती क्या, नहीं, चाल दूरी सब ऋणात्मक उम्र नहीं होती, तो भैया इनको तुम छोड़ देंगे, इन्हें हम ले लेंगे। ठीक है ना। हमसे पूछा क्या है, क्या दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बता दो भैया। तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी बच्चों, एक्स ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 33। ठीक है ना। अच्छा औसत चाल हमें पूछा तो क्या होगा बच्चों, 33 होगी, इसकी क्या होगी 33। ठीक है ना। आप निकाल लो, इसका क्या निकलेगा, अच्छा 34, क्या आएगा 34। चलो ठीक है, ये आपका हो जाएगा हाँ चलो ये आप लिख लो। ठीक है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटा देंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला सवाल पढ़ते हैं बच्चों। क्या है, थोड़ा पानी ले लेते हैं पीने के लिए, तब तक अगला सवाल पढ़ेंगे अभी। चलो बच्चों अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, वर्ग, एक वर्ग हमने ये बना दिया, एक वर्ग हमने ये बना दिया। ठीक है, हमसे कह रहे दो वर्ग हैं, उनका क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग। तुम्हें पता भैया वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर। वर्ग एक ऐसी आकृति है इसकी सभी भुजा क्या होती है आपस में बराबर।
अगर हमने इसको x माना तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x। अगर इसे y माना तो ये भी y होगा, ये भी y होगा और ये भी। ठीक है ना। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर ये भुजा x है, ये भी x है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और सेम इसका भी निकाल दो, अगर ये भुजा y है, ये y है, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। और इनका परिमाप क्या होता है बच्चों? परिमाप होता है 4a। क्या होता है 4a, जहाँ एक क्या होती है वर्ग की भुजा। क्या लिखोगे? भुजा वर्ग की, या वर्ग की भुजा लिख दो आगे पीछे। ठीक है ना। लो ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या लिख दोगे? वर्ग की भुजा। तो यहाँ तो हमने x मानी है, कितना हो जाएगी 4x। परिमाप इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका 4y हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपके समझ में आया? क्षेत्रफल होता है भुजा 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 गुणे भुजा, तो x गुणित x स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, क्या होता है 4 गुणे भुजा। तो a क्या होता है भुजा है, तो यहाँ पर x है 4x कर दो, यहाँ y है 4y कर दो, यहाँ y है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया? क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। और परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों? y दे रखा है जो बना दिया। अब हमसे क्या कह रहे हैं? दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। दो वर्ग हैं, इनके क्षेत्रफल का योग। तो भैया इनका क्षेत्रफल निकाल। तो हमें भुजा तो दे नहीं रखी, हमने मान लिया, माना पहली वर्ग का भुजा क्या है? माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरी वर्ग की भुजा y। तो जो आपने पहली वर्ग की x मान ली, दूसरी की y मान ली, तो पहले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखो तो पहले, हाँ तो वर्ग की भुजा ये हो गया, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा बोलता है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरे का आपने y माना तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या करें? यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है, दोनों की भुजाएं। तो माना पहले वर्ग की भुजा x, दूसरे की y मान लिया। अब भाई क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और तथा परिमाप क्या हो जाएगा? कह रहा है दोनों का परिमाप का अंतर 24 है, तो तथा परिमाप देख दो, तथा पहले वर्ग का परिमाप, मतलब पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। 4 गुणे भुजा कितनी x? 4x। और दूसरे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, भुजा कितना y बराबर 4y। ठीक है, हमने सब निकाला। ये तो समझाने के लिए आपका था, क्या था? समझाने के लिए। ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये समझ में ये आप लिख लेना। अब हमने मान ली, अब सवाल पे चलते हैं। हमसे कह रहे हैं कि दोनों वर्ग का क्षेत्रफल का योग, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। पहले का क्षेत्रफल क्या है x, क्या है एक्स स्क्वायर है, दूसरे का क्या है वाई स्क्वायर है, और दोनों का योग, योग मतलब जोड़ होता है, तो हमने जोड़ दिया। कितना दे रखा है? 468। 468 दे रखा है। चलो इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। अब क्या कह रहा है? अब हमसे ये कह रहा है कि दो, यदि उनके परिमाप का अंतर 24 है, तो भैया पहले वाले का परिमाप, देखो ये अंतर मतलब क्या होता है? देखो जैसा जैसा सवाल कह रहे हैं वैसे ही रख रहे हैं हमने।
जब शब्द संबंधित वाले सवाल आपको बताना शुरू किया था, हमने सब तरह के शब्द लिखवा दिए थे कि भैया योग का मतलब, अंतर का मतलब, अधिक का मतलब, कम से कम का मतलब, औसत का मतलब, विभाजित का मतलब, सब लिखवा दिए। इन शब्दों को आप याद कर लो तो सवाल करने में आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ में आ रहा है तो शब्द समझ में आ रहे हैं, जैसा शब्द बोल रहा आप वैसे ही लिख दो। देखो कह रहे हैं भैया, हमसे कह रहा है कि यदि उनके परिमाप का अंतर, अंतर मतलब घटाना होता है, तो भैया पहले का परिमाप क्या है 4x, और दूसरा क्या है 4y, और कह रहे हैं इनका अंतर मतलब घटाना, कितना दे रखा है 24 दे रखा है। क्या दे रखा है 24, ठीक है ना। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दोनों भुजाएं बता दो। क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि भैया दोनों भुजाएं बता दो। चलो आप इससे देखो, ये दो समीकरण बन गए ना, क्या करो समीकरण दो से, समीकरण दो से 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर 24, x माइनस वाई 24 में 4 उधर चला जाएगा, ऊपर है तो कितना आ जाएगा 6। तो x माइनस वाई बराबर बच्चों 6, x बराबर x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6, y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस वाई, ठीक है। चलो अब x बराबर 6 प्लस वाई आप कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 पे रख दो, ये समीकरण 3 मान लो। x बराबर 6 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों रख दो। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आगे पीछे देखते रहे, थोड़ा बोर्ड हमारा क्या है छोटा है, ये बड़ा एक धीरे धीरे हो जाएगा तो पूरा एक बार में आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लो, यहाँ कर देने, यहाँ पे थोड़ा रुक रुक के आप इसका देख लेना, ठीक है। देखो x बराबर 6 प्लस वाई समीकरण 1 में रख दो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 468, एक्स बराबर कितना बच्चे 6 प्लस वाई रख दो, 6 प्लस वाई प्लस का वाई 468, ठीक है बच्चों। चलो ये एक सब समीकरण होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a, ये होता है a प्लस बी का होल वर्ग। अगर पहले वालों को आप a मानोगे और दूसरे वालों को b मान लोगे तो ये वैल्यू पुट कर दो। देखो कैसे पुट करेंगे, अब यहाँ हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a, ठीक है। देखो अब रखो भैया 6 को तुमने a स्क्वायर माना तो a स्क्वायर, y को b स्क्वायर माना तो b स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 2 गुणे a कितना है 6, b कितना है y, प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 468। अब 6 का ऊपर 2 का घात मतलब 6 का गुणा बच्चों 2 बार, 6 छंग 36 हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 12y हो जाएगा, अब प्लस का वाई स्क्वायर बराबर बच्चों 468, ठीक है ना। अब देखो वाई वाई मिलके 2y स्क्वायर, ये प्लस का 12y प्लस का 36, 468 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0, ठीक है ना। अभी 468 में 36 घटा दो, प्लस माइनस माइनस होता है, अब भैया 400 घट जाएगा तो 468 में 36 घटा दो बच्चों, 2 आ जाएगा, और आपका 6 में 3 के 3 हो जाएगा, 432, क्या आ जाएगा बच्चों 432, 432 आएगा किसका बच्चों, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के पीछे वाली चिन्ह लगाते हैं ना, 2y स्क्वायर प्लस का 12y माइनस का 432, ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ कॉमन ले लो, अगर आ जाए तो 2 कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 2 दूनी 4, 2 कम 2 छंगा 12 बराबर का 0, 2 उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 216 बराबर 0, ठीक है। अब इसको हम यहाँ हल करेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये देखो आपका लिख गया है, इसको यहाँ हल करेंगे। देखो बच्चों सवाल, ये सवाल काफी बड़े आ जाते हैं, तो एक बार में एक बोर्ड में आता ही नहीं। अब कैसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर का गुणांक का गुणा किससे करेंगे, अचर पद से करोगे, कितना आ जाएगा 216, 216 के ऐसे टुकड़े बनाओ कि गुणा करने पे 216 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए। चलो
216 कर दो, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, ठीक है ना। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3। चलो जोड़ना घटाना कितना आना चाहिए बच्चों? 6। देख लेते हैं। 3 त्रिकाई 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 त्रिकाई 9 तक 27, ये नहीं बनेगा। 3 त्रिकाई 9, 9 2 दूनी 2 चाई 6, 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हाँ देखो बच्चे बन गया। क्या बना बच्चा? देखो 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 18, ये बच गया। और 3 दूनी 6 दूनी 12, 18 गुणे 12 बराबर 216। अब भैया आने कितना चाहिए? 6। तो भैया 18 में 12 घटा दो, 6 मिल जाएगा। अब ये देखना है प्लस का चाहिए कि माइनस में, तो भैया प्लस का चाहिए। हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाला चिन्ह लगाते हैं, तो भैया जो चिन्ह चाहिए बड़ी संख्या के पीछे लगा दो। माइनस करो तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो 6, और बड़ी संख्या के पीछे वाले लगाओगे तो प्लस का। ठीक है बच्चों, चलो प्लस 18 और माइनस का 12, क्या बना? प्लस 18 और माइनस का 12। हल कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस का 6y और माइनस का 216 बराबर 0। क्या बनेगा? वाई स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस का 216 0। दो दो का जोड़ा बना लो, y कॉमन लोगे तो y प्लस 18 यहाँ बचेगा, यहाँ माइनस का 12 कॉमन लोगे तो y माइनस माइनस का प्लस, ये भी 18 हो जाएगा 0। अब इसमें क्या कॉमन है? कहोगे सर जी y प्लस 18 है, तो y प्लस 18 ले लो कॉमन, बचेगा क्या अंदर? y और माइनस का 12 0। एक बार ये 0 दिखा दो, y प्लस 18 0, y बराबर माइनस का 18। एक बार अब ये 0 दिखा दो, y माइनस 12 0, तो y बराबर प्लस का 12। भैया लंबाई चौड़ाई भुजा माइनस में तो होती नहीं, ये ऋणात्मक वाली क्या कर दोगे? ये ऋणात्मक में है, इसे छोड़ दो, तो हम कौन से लेंगे? धनात्मक वाली। y बराबर 12। हमसे पूछा क्या है कि दोनों का भुजाएं ज्ञात कर दीजिए। क्या पूछा है? दोनों का भुजाएं। चलो भैया y बराबर कितना आ गया बच्चों? 12। अब y बराबर आप कहाँ रख दोगे? आप देखो समीकरण, हाँ y बराबर 12 आप यहाँ रख दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? x निकल जाएगा। तो भैया y का मान कितना आ गया बच्चों? 12। y का मान 12 आ गया, तो भैया दूसरे वाली की भुजा हमें पता आ गया 12 लग गई। पहले वाली की पता कर लेते हैं। चलो ये आप देख लेना, पहले वाली की निकाल दें। समीकरण 1 पे रख देना, क्या रखोगे? ये समीकरण 1 लिखा भी है, क्या लिखोगे बच्चों? y बराबर 12, समीकरण 1 में हमने मिटा दिया, वो समीकरण 1 ही लिया था ना मैं, 1 में रखने। समीकरण 1 यही तो था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना? 12, तो 12 की घात 2 बराबर 468। एक्स स्क्वायर 12 के ऊपर 2 की घात मतलब 12 का 2 बार गुणा, तो 12 गुणे 12 कर दो, 468। एक्स स्क्वायर 12 गुणे 12 144, 468 एक्स स्क्वायर। 144 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, घटा दो। 8 में 4 गए 4, 6 में 4 गए 2, 4 में से गए 3, कितना आया? 18, और सॉरी 324 आया। 324 आया ना बच्चों? कितना आया? 324। भैया एक्स स्क्वायर बराबर आया 324। आपने क्या बताया बच्चों कि भैया अगर इधर घात 2 है, अगर ये घात उधर जाएगी तो घात पलट जाती, ध्यान देना यहाँ। अगर हम x बराबर लिखेंगे, घात को उधर ले जाएंगे तो घात पलट के क्या हो जाएगी? 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना? क्या हो जाएगी? 1/2। ये नियम होता है। अगर इधर घात 2 है, अगर उस तरफ जाएगी तो पलट के हो जाती है 1/2। अब बच्चों 1/2 किसका मान होता है? रूट का। किसका होता है बच्चों? रूट का। तो 1/2 हटाओगे, क्या लगा दोगे? रूट। अब भैया हम इसे जेल मानते हैं, इस जेल का नाम क्या है? रूट। और इस जेल का क्या नियम है?
कि इस जेल से वही बाहर निकलेगा जो अपनी ही तरह एक संख्या लेके आएगा। अगर नहीं लेके आओगे तो नहीं निकलोगे भैया, ठीक है ना। चलो अब कैसे करोगे, इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। ये हटा दे रहे हैं ना, देखो और इसका गुणनखंड करके देख लो। देखो 324 को कर लो, हमें तो पता है किसका होता है लेकिन आपको सिखा रहे हैं। 2 एक का 2 और 1 2 छंग का 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एक कम 2, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3। 324 को आप क्या लिखोगे बच्चों जेल के अंदर, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। जेलर साहब ने क्या बोला, भैया अपने जैसे एक साथी ले आओ और जेल से बाहर निकल जाओ। तो जो ने भैया देखो 2 ने अपने जैसे एक साथी ले लिया, बाहर निकल आया, 3 ने भी ले लिया, बाहर निकल आया, ये भी 3 ले लिया, बाहर निकल आया। 2 3 6 3 18, तो इसका मान x का मान कितना जाएगा 18 और y का मान तुम्हारे कितना आया था 12, ठीक है ना। तो पहले वाले वर्ग की भुजा 18 और दूसरे वाले की 12, तो क्या लिख दोगे, पहले वाले वर्ग की भुजा x बराबर 18 और दूसरे वाले की y बराबर 12। अच्छा देखो अब तुम्हारे में तो वर्गमूल है ही नहीं तुम्हें हम सिखा देते हैं। 324 को और भी देखो, ये तो 324 को तो हमें पता 18 होता है, निकालने का तरीका क्या होता है देखो, अब है नहीं लेकिन सिखाते हैं। 2 2 को जोड़ा बनाओ क्योंकि वर्गमूल निकाले, एक जोड़ा, अब ये अकेला बचेगा, अकेला ले लो। अब देखो 4 जो है ना किसके वर्गमूल का इकाई है, किसके वर्ग का इकाई अंक है, ठीक है ना। 1 से 10 तक के अंदर ही चेक करते हैं क्योंकि 1 से 10 के बाद जितने भी वर्ग निकालते हो ना वो सब दोहराए जाते हैं, सब में वही अंक संख्या बार बार रिपीट होती है। तो हम ये देखना 4 किस किस के वर्ग का इकाई अंक है, तो आप कहोगे सर जी एक तो 2 के वर्ग का है, किसका कहोगे 2 का वर्ग करोगे तो 4 होता है। एक कहोगे सर 8 का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक 64 है, तो 64 में इकाई का अंक देखना नहीं 4 होता है। हमने पूछा 4 आपको देखना है किस किस के वर्ग का इकाई अंक है, 1 से 10 के अंदर ही देखना है। क्यों, क्योंकि 1 से 10 के बाद संख्या सब दोहराई जाती है। चेक कर लेना, हमने बोला 4 किस किस के वर्ग का इकाई अंक है, ठीक है ना, 1 से 10 के अंदर। आप कहोगे सर 2 का वर्ग कर देंगे तो इकाई अंक 4 मिलेगा, 8 का वर्ग कर देंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा 4। अब ये देखने हैं कि भैया 3 के क्या करोगे, 3 के पास के 2 संख्या का वर्ग ले लो, कह दो जो इसके पास पास, एक आप 1 का ले लो, एक आपको ले लो 2 का, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, कितना होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 1 के 1, क्या लोगे बच्चों 1 1 के 1 ले लो, देखो 1 1 के 1 ले लो और क्या दोगे 2 दूनी 4, ठीक है ना बच्चों। हाँ अब आपके देखो 1 1 के 1, 2 दूनी बच्चों 4 ले लो आप। अब 2 दूनी आपने 4 ले लिया, देखो लेकिन 4 को हम नहीं लेंगे बच्चों क्योंकि 4 3 से क्या है बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। हम 1 को देखना है, 1 से 3 कितना पास, बोलो सर कि बच्चों 2 पास। अब 4 1 से कितना पास, 1 पास, ठीक है ना बच्चों। हमने क्या बोला ध्यान दो, हम 2 संख्या का तो वर्ग ले लेते हैं, 3 के पास हो, आपने 1 का ले लिया 1 1 के 1, फिर 2 का ले लिया 2 दूनी 4। अब आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या 3 के ज्यादा करीब है, ये वाली की ये, तो कह दो सर ये वाली। देखो इनमें तो भैया 2 का अंतर आ रहा है, मतलब 2 चलेंगे तब 3 के पास पहुंचेंगे, इनमें 1 का अंतर आ रहा है, मतलब 1 चलने पर पहुंच जाएंगे 4 के पास, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर पहली वाली संख्या का अंतर 3 से कम है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा एक यहाँ तो हमारा ये होगा वर्ग। अगर दूसरी वाली संख्या 3 से कम है तो हमारा ये होगा वर्ग 18। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप गुणनखंड करके कर लेना, वर्ग आपके में है नहीं, वर्ग वर्गमूल नहीं है, घन घनमूल है, नहीं तो आपको सिखा देता, ठीक है ना। चलो तभी आप सीख लो। हम क्या लेंगे 3 के पहले 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो 2 का जोड़ा 24 बन गया, ये अकेला बच गया, इसको अकेला ले लेते हैं। अब 3 को देखना है कि 3 के पास के 2 संख्या का वर्ग ले लो, 1 का ले लिया आपने और 2 का ले लिया, 2 का 4 होता है, 1 का 1 ही होता है। अब देखना है 3 के सबसे करीब कौन है,
कहते हो सर 4 करीब है, 3 में 1 ही जोड़ने पे 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर पहले वाला करीब होता ना तो इस एक को, अच्छा 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 दूनी 4, 3 से ज्यादा हो गया ना। 3 से पहले वाले में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 को ही उठा के ऊपर नीचे रखना है। इससे नहीं मतलब, ये तो खाली चेक करने के लिए होता। अगर ये वाला इससे ज्यादा करीब है तो इस 1 को 12 में रख देंगे क्योंकि पहले 4 का लिखे ना। अगर ये वाला करीब है तो इस 1 को 8 वाले में रख देंगे, ठीक है। चलो देखो बच्चों, सवाल आपका हो गया है। और इसी के साथ आपका 4.3 क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। क्या हो गया बच्चों, समाप्त। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका 4.3 समाप्त हो गया। और आई होप आपको सब समझ में आया होगा बच्चों। आपका 4.3 द्विघात समीकरण का चैप्टर समाप्त हो गया। कल आपका चलेगा 4.4। 4.4 जैसे आपका खत्म होगा, द्विघात समीकरण आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अभी हम आपको वो चैप्टर की क्लास करवाएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मतलब जहां से जिस चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन चैप्टर को हम पहले आपको पहले कराएंगे। और जब परीक्षा आपकी नजदीक आ जाएगी, आपको उन सभी सवालों को कराए जाएंगे जिनके आने की संभावना एग्जाम में ज्यादा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कल आपको फिर मिलेंगे। ठीक है, राधे राधे।